हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक 6 मंथ का ट्रेडिंग कोर्स चालू है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच से लेके हम एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे। हमारे जो फर्स्ट 8 वीडियोस हैं वो रहेंगे थ्योरेटिकल। ठीक है, फर्स्ट 8 वीडियोस में हम जनरली वो टॉपिक्स को काम करेंगे जो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए यूज़ होंगे। उनका प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में कोई यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये आपकी जनरल नॉलेज या एक तरह से आपका एब्रीविएशन फॉर योर डिक्शनरी यूज़ होगा। ठीक है, इसमें हम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग, पार्टिसिपेंट्स के बारे में, क्या कैसे ट्रेडिंग काम करती है, कौन कौन पार्टिसिपेंट कैसे ट्रेड करता है, कौन ट्रेडर होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ये वीडियो होने वाला है 6th और 7th के टॉपिक हम कंबाइन करेंगे। 6th हमने जो 5th वीडियो में डिस्कस किया था लिक्विडिटी बिड आस्क के बीच में, लिक्विडिटी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डील करेंगे और हम मेन टॉपिक अपना 7th लेक्चर को कंबाइन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो में हमारे 2 लेक्चर होंगे। सबसे पहले हमारे पास 6th वीडियो रहेगा जो लिक्विडिटी को डिफाइन करता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क प्राइस। ठीक है, जो क्रिएट होता है लिक्विडिटी की वजह से। ठीक है, अब वो लिक्विडिटी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी एसेट को आप कितना इजीली उसको एनकैश कर सकते हो। ठीक है, अब लिक्विडिटी को सिंपल हम बोल देंगे कि हाउ इजी हाउ इजीली यू कैन एनकैश योर वैल्यू, मीन्स एनकैश एनकैश योर वैल्यू। वैल्यू इन द सेंस आपके पास कुछ भी हो सकता है। आपके पास वो स्टॉक हो सकता है, आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या आपके पास रियल एस्टेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को कितना इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। सबसे पहले हमारे पास होता है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी इन द सेंस जो हर एक कंट्री की पेपर करेंसी होती है उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है वो करेंसी को। ठीक है, आप करेंसी को किसी भी चीज़ के लिए आप एक्सचेंज कर सकते हो बहुत इजीली। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, आपको कोई स्नैक्स खरीदना है, आपको कोई बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, आप कैश को डायरेक्टली उसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं लिक्विडिटी कंपैरिजन करूँ, सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है हमारी फिएट करेंसी। हमारी कंट्री की करेंसी कैश जिसको बोलते हैं वो होता है हमारा सबसे बड़ा लिक्विड आइटम। ठीक है, अब उसके बाद लिक्विडिटी, कैश के बाद लिक्विडिटी मेरे अकॉर्डिंग लिक्विडिटी होती है हमारे पास गोल्ड की। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी होती है हमारे पास स्टॉक्स की, मीन्स एक तरह से कैपिटल मार्केट के अगेंस्ट में जो भी कुछ है। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी होती है रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट आप बाय तो कर सकते हो, लेकिन उसको अगर आपको से एक वीक में उस कैश की या उस रियल एस्टेट को आपको कैश आउट करना है, तो एक वीक, 10 दिन, एक महीने तक भी वो सेल नहीं हो सकता। वेयर एज ये सारी चीज़ें हमारे पास लिक्विड है जो कि हम विद इन अ डे और विद इन आवर हम इसको एनकैश कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी टू एनकैश योर एसेट्स इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। सिंपल एक ये लैंग्वेज होती है। लेकिन हम ट्रेडिंग में लिक्विडिटी को डिफाइन करते हैं कि कितने उसमें बायर और सेलर अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स आप तभी तो एनकैश करोगे जब आपके अगेंस्ट वो आपको आइदर आपको प्रोडक्ट दे रहा है या आपको उसके अगेंस्ट में वैल्यू दे रहा है, कैश दे रहा है, मनी दे रहा है। ठीक है, तभी आप उस चीज़ को एनकैश कर पाओगे जब आपके अगेंस्ट में कोई पर्सन रेडी है उस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो जितनी जितनी इजीनेस यहाँ पे होगी उतनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। अब मैंने डिफरेंट एसेट की लिक्विडिटी का कंपैरिजन भी करा दिया कि हमारे पास लिक्विडिटी कितना है। अब लिक्विडिटी इन द सेंस एक और टर्म्स में लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना ज़्यादा बाय या सेल, कितना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हो या कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आपके पार्टिसिपेशन से उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली मूव नहीं करता, जितना ज़्यादा मूव इनसिग्निफिकेंट मूव होगा उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा होगी उसमें। इन द सेंस अगर मैंने जैसे 1 करोड़ के शेयर बाय किए, अगर 1 करोड़ के शेयर बाइंग से उसका प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएट आ गया, मीन्स मैंने 1 करोड़ के शेयर बाय किए और उसमें प्राइस
सर्किट पे लगे 10% 20% के सर्किट पे मूव हो गए, तो मीन्स वहाँ पे लिक्विडिटी हमारे पास कम है। अब जैसे रिलायंस का स्टॉक मैंने बाय किया, वहाँ पे मैं 100 करोड़ का बाय करूंगा तो भी मैं 0.1% नहीं इस स्टॉक को हिला सकता। ठीक है, तो वो होता है लिक्विडिटी। मीन्स लिक्विडिटी की वजह से हमारे पास प्राइस में आती है स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी लिक्विडिटी होगी और उतना ज़्यादा वो एफिशिएंटली मूव करेगा। ठीक है, हमने प्रीवियसली भी बात किया था, लिक्विड एसेट में हमेशा ट्रेड करना चाहिए ताकि इम्पैक्ट को स्प्रेड वगैरह जो लिक्विडिटी डिपेंडेंट रहते हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास मैनेज रहे प्रॉपर। ठीक है, अब एक एनालॉजी से हमने क्रिएट किया कि जैसे एक बकेट है फुल ऑफ वाटर, मीन्स आप उसमें से एक गिलास हो या एक कप हो इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ही उसमें बकेट के बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए तो वहां पे उससे पानी निकालना, सेम ग्लास या कप से पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज होती है लिक्विडिटी, कि आप कितना इजीली उसमें से एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, वो होती है लिक्विडिटी। अब कुछ टाइप की लिक्विडिटी है मार्केट लिक्विडिटी, जिसमें हमारे पास स्टॉक्स की लिक्विडिटी होगी, जैसे रिलायंस हो गया हमारे पास यूएस में, अल्फाबेट, एप्पल, ये स्टॉक हो गई, ये बहुत लिक्विड स्टॉक है। ठीक है, आप इनको इजीली सेल या बाय कर सकते हो। ठीक है, हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक, उनके यूएस 30 के स्टॉक यूएस के, तो ये सारे हाईली लिक्विड स्टॉक्स हैं जिसमें हम इजीली अपनी बाय सेल पोजीशन इजीली जितना भी चाहें, हम 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये सारी चीज़ें लिक्विडिटी हमारे पास इजीली मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो एसेट लिक्विडिटी इन द सेंस कोई भी एसेट हो हमारे पास म्यूचुअल फंड हो या वो चीज़ें हो, उनको आप कितना इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो चीज़ें हमारे पास कहलाती है एसेट लिक्विडिटी। और उसके बाद आता है अकाउंटिंग लिक्विडिटी। अकाउंटिंग लिक्विडिटी जनरली टर्म होता है एक कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। मीन्स कंपनी को क्रेडिट चाहिए होता है, कभी कभी सरप्लस आता है, तो उस सरप्लस और क्रंच को, कैश क्रंच को बोलते हैं अकाउंट लिक्विडिटी। कि आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट है या कितनी आपके पास सरप्लस अमाउंट है, वो कैसे कैसे आप रोटेट कर सकते हो। मीन्स पहले आपको इन्वेंट्रीज बनानी होगी, फिर उसको सेल करोगे, तब आप उसका प्रॉफिट को, इनकम को पहले लेके आओगे, फिर उसको प्रॉफिट को कन्वर्ट करोगे, तो इस तरीके से आपके पास आती है अकाउंट लिक्विडिटी। इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड पे ही इनको कवर करूंगा। अब लास्ट लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी और मार्केट में क्या रिलेशन रहता है। ठीक है, हमारे पास हाई लिक्विड होगी, हाई वॉल्यूम होगी, और वहाँ पे स्प्रेड, क्योंकि इनसिग्निफिकेंस आ जाएगा वहाँ पे प्राइस का, लिक्विडिटी की वजह से वहाँ पे प्राइस में मूवमेंट सिग्निफिकेंस नहीं आएगा। जब तक एक मेजर शिफ्ट नहीं होता तब तक वो प्राइस में मूवमेंट नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे जितनी ज़्यादा लिक्विड उतना बिड आस्क स्प्रेड लो होगा, वहाँ पे हमारे पास इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। ऑर्डर जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको ऑर्डर बुक में बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगी। मीन्स एक ही प्राइस पे बहुत सारे ऑर्डर आपके अवेलेबल रहेंगे, एक ही प्राइस पे बाय करने के लिए। बाय और सेल ऑर्डर एक प्राइस पे बहुत सारे अवेलेबल रहेंगे। हाई लिक्विडिटी, लोअर द स्लिपिड, लोअर द इम्पैक्ट कॉस्ट। तो ये सारी टर्म्स होती हैं हमारी लिक्विडिटी डिपेंडेंट। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है लिक्विड एसेट, इलिक्विड एसेट के लिए। कैश हमारे पास सबसे ज़्यादा, जैसे हमने बात की, सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। उसके बाद लार्ज कैप स्टॉक्स हमारे पास लिक्विड होते हैं, हाई वॉल्यूम, लो स्प्रेड। उसके बाद म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड को बाय सेल ईजिली नहीं कर सकते, लेकिन आप 1 या 2 दिन में उसको कैश आउट कर सकते हो। ठीक है, पेनी स्टॉक में आपकी लिक्विडिटी कम रहेगी, रियल एस्टेट में सबसे कम आपकी लिक्विडिटी रहेगी। और कैश के बाद जो मैं कंसिडर करता हूँ सबसे ज़्यादा लिक्विड, वो होता है गोल्ड। गोल्ड और स्टॉक्स दोनों एक तरह से आप बोल सकते हो सिमिलर कैटेगरी में। आप स्टॉक्स को भी आप हाई लिक्विड बोल सकते हो गोल्ड के कंपैरिजन में, लेकिन गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से आपका सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है। क्रिप्टो करेंसी जनरली वेरी करता है ये। ठीक है, वेरी करता है आपके पास कौन सा कॉइन है और कहाँ, कौन सी कंट्री में आप अवेलेबल हो, मीन्स कौन सी कंट्री में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट आपकी सबसे पहले इम्पैक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा लिक्विड होता है आपकी फास्ट एंट्री एग्जिट होती है, आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट कम होती है, यहाँ पे लोअर कॉस्ट होंगी, और उसके बाद प्राइस जो हमारा रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, और हमारे पास फास्ट एंट्री एग्जिट की वजह से हमारा रिस्क मैनेजर रहेगा, जहाँ हमने अपना और टारगेट प्राइस रखा है, जहाँ हमने एसएल रखा है, तो वहीं पे आपका एग्जीक्यूट होगा। उससे ज़्यादा आपको, एस्टिमेशन से ज़्यादा आपको लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लिक्विड उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों में रहेगी। अब लो लिक्विडिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है?
बिड आस्क के बीच में स्प्रेड बढ़ जाता है, आपके जो ट्रेडिंग का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, उसके बाद प्राइस गैप में डिफरेंस आ जाता है, और हाई स्लिपेज आता है, और उसके बाद डिफिकल्ट टू एंट्री एग्जिट। जब भी आप एंट्री करोगे एग्जिट करोगे तो आपका स्लिपेज बढ़ता जाएगा और आपका इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, समरी में सिंपल है कि लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करती है कि आपकी मार्केट में एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी इन द सेंस आप कितना इजीली बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, जनरली ऑप्शंस, क्रिप्टो, स्मॉल कैप स्टॉक, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें कंपैरिजन मैंने बात कर लिया। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी आपको स्लिपेज इम्पैक्ट कोस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा था टोटल लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन को कंपैरिजन या वॉल्यूम ट्रेडिंग को कंपैरिजन कैसे करना है। ठीक है, ये हमारा था सिक्स सेशन, सिक्स चैप्टर। अब हम इनिशिएट करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें हम इस वीडियो का जो मेजर पोर्शन रहेगा वो सेवन्थ लेक्चर रहेगा, सेवन्थ चैप्टर रहेगा। ठीक है, कि मार्केट को, ठीक है, मार्केट को मूव कौन करता है, या मार्केट मूव कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास एसेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, फॉरेक्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, कमोडिटी हो गया, कोई भी। ठीक है, उनमें जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। जनरली हमने बात की है कि डिमांड एंड सप्लाई पे जितना चेंज होता है उतना उस पर प्राइस पे इम्पैक्ट रहता है। हायर द डिमांड, प्राइस का मूवमेंट अपसाइड के लिए ज़्यादा होगा। हायर द सप्लाई, प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ ज़्यादा होगा। तो सप्लाई और डिमांड ही आपका प्राइस को मूव करती है। ठीक है, व्हाट मूव्स द मार्केट, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जितना डिफरेंस होगा सप्लाई और डिमांड के बीच में, उस डायरेक्शन में हमारा प्राइस मूव करने की लिए कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये सप्लाई और डिमांड कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती होगी। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर को हम बोलते हैं ड्राइवर्स, कि क्या क्या फैक्टर हैं या क्या क्या ड्राइवर है प्राइस को मूव करने के लिए। ठीक है, हम फैक्टर बोलते हैं इसको, फैक्टर्स बोलते हैं या ड्राइवर बोलते हैं, कि क्या क्या फैक्टर या ड्राइवर है किसी भी प्राइस को मूव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जो आता है हमारे पास वो इकोनॉमिक डेटा आता है। इकोनॉमिक डेटा इन द सेंस कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेटा, या कंट्री का न्यूज़ या मार्केट का न्यूज़, जो भी उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या एसेट से रिलेटेड न्यूज़ होगा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसके प्राइस में। ठीक है, अब इकोनॉमिक न्यूज़ में क्या क्या आता है हमारे पास, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन द सेंस कि हमारे पास कंट्री का जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, और हमारे पास जॉब डेटा क्या है। ये कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक प्राइस को, या इकोनॉमिक डेटा में आते हैं जो प्राइस को एक काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स और जीडीपी और ग्रोथ ये आती है हेल्थ, इकोनॉमिक या कंट्री की हेल्थ बोल दो, और इन्फ्लेशन और जॉब ये आती हैं आपकी एक तरह से, आप इसको बोलोगे कंज्यूमर रिलेटेड इन पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें आपकी आती है जो इकोनॉमिक डेटा में होती हैं, और ये प्राइस को लार्जली इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जीडीपी आ गई, जीडीपी। ठीक, जीडीपी, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, इन सब की एक साइकिल होती है। ठीक है, जीडीपी, ग्रोथ और इन्फ्लेशन की, आप या इन्फ्लेशन और ग्रोथ, जीडीपी डायरेक्टली ट्रांसलेट टू ग्रोथ। ठीक है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में जो बैलेंस रहता है, उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, हमारे पास सेंट्रल बैंक एक इंटरेस्ट साइकिल बनाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट साइकिल्स, इंटरेस्ट साइकिल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, ये इंटरेस्ट साइकिल्स और ये इंटरेस्ट रेट एक सेंट्रल बैंक ही कर सकता है। हमारे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेड है। तो क्या रहता है कि एक सर्टेन टाइम पे इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगी तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और अगर हाई ग्रोथ रहेगी वहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन कम रहेगी। दोनों में एक पर्टिकुलर बैलेंस चाहिए होता है। आपको ज़ीरो इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ज़ीरो इन्फ्लेशन रहेगा तो आपकी जो प्राइसेस हैं, जो प्रोडक्ट की जीडीपी है, वो धीरे 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 डिक्लाइन होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से फाइट आउट करने के लिए होती है इन्फ्लेशन। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना जरूरी है। हाई इन्फ्लेशन भी नेगेटिव है और ज़ीरो इन्फ्लेशन भी नेगेटिव है, तो एक बैलेंस इन्फ्लेशन ज़रूरी है।
अब ये इन्फ्लेशन दो कंट्रीज में डिपेंड करती है। अगर कंट्री डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएस, यूरोप, तो वहां पे इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, डेवलपिंग नेशन है, उनके लिए एक मॉडरेट इन्फ्लेशन, एक मॉडरेट, मैं नहीं कहता कि 10% 15% इन्फ्लेशन हो, रेट हो, एक मॉडरेट इन्फ्लेशन उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन्फ्लेशन भी ज़रूरी है, जीडीपी में ग्रोथ है वो भी ज़रूरी है, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत कंट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्ट करता है। डेवलप्ड नेशन के लिए इन्फ्लेशन को कम करना, मिनिमम रखना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन के लिए इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहे तो ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। इन्फ्लेशन आप प्लेन पेपर पे नहीं लिख सकते कि इन्फ्लेशन नेगेटिव है हमारे लिए या पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन का यूसेज एक डेवलप्ड नेशन और एक डेवलपिंग नेशन में दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और आपको ये मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट है उसको एक डिक्टेट करने के लिए कि प्राइस किस तरफ मूव करेगा। मीन्स क्या होगा, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट, एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है, आपके पास अगर इंटरेस्ट रेट कंट्री के लो होंगे तो वो लो इंटरेस्ट रेट की वजह से आप इजीली मनी को बाय कर सकते हो, मीन्स मनी को लोन आउट कर सकते हो, या मनी से डेप्ट ले सकते हो और उसको आप अपने बिजनेस में इजीली इनकॉर्पोरेट करके ग्रोथ ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो। हायर इंटरेस्ट रेट पे क्या होगा, तो ये ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर ग्रोथ कम होती है तो हमारे पास इन्फ्लेशन धीरे 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 कम होता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने क्या किया था, अगर हम कोविड के टाइम पे देखें, कोविड के बाद हमारे पास ग्रोथ हो गई थी नेगेटिव, ठीक है, ग्रोथ हो गई थी नेगेटिव। तो इस केस में हमें हमने क्या किया था कि ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट कर दिए थे ऑलमोस्ट, अगर यूएस की बात करूँ ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। हमारे में जीरो नहीं होता, हमारा थोड़ा सा हाई रहता, हमारे पास भी अप्रोक्सीमेटली 3.1% के आसपास इंटरेस्ट रेट था। यूएस में जीरो कर दिया था इंटरेस्ट रेट कोविड के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ नेगेटिव हुई, ठीक है। अब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया, लोगों ने पैसा लिया, पैसा लिया मीन्स लिक्विडिटी आई मार्केट में, लिक्विडिटी आई मार्केट में, तो वहाँ पे हमारे पास इजी बिजनेस होने लगा और हमारे पास ग्रोथ वापस ट्रैक पे आ गई, ठीक है। अब उसके बाद ग्रोथ हाई हो गई, ग्रोथ हाई होने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, ग्रोथ हाई हो गई, उसकी वजह से बढ़ता है इन्फ्लेशन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टाइम पे हाई इन्फ्लेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाता है एक कॉमन मैन पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है इंटरेस्ट रेट। तो उसके बाद इन्फ्लेशन हाई होगा, फिर उसके बाद जो 0% इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि हमारे पास अब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, लेकिन ग्रोथ थोड़ा सप्रेस होगी, ठीक है। इतनी सप्रेस नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगी, और उसके बाद में जो ग्रोथ का और इन्फ्लेशन का बैलेंस है वो बाद में फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल इस तरीके से घूमता है ग्रोथ और इन्फ्लेशन का बैलेंस करने के लिए। अभी क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हाई करने के बाद अब हम एक इंटरेस्ट रेट कट डाउन की साइकिल में आ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ठीक है। आपने कल भी सुना होगा न्यूज़ में कि आरबीआई ने 0.5% आपका इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट रेट कम किया, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फिर इंटरेस्ट रेट कम किया, ये होती है इंटरेस्ट रेट साइकिल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिक्विडिटी को डिफाइन करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक मार्केट में कैसे प्राइस मूव करेगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हमने डिस्कस किया जीडीपी ग्रोथ, हमने डिस्कस किया इन्फ्लेशन डेटा, हमने डिस्कस किया जॉब डेटा जो कि एम्प्लॉयमेंट रेट है, उसके बाद ट्रेड बैलेंस और फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपका एक मार्केट की प्राइस को डिक्टेट करता है। सेकेंड चीज़ होती है जो भी हमारे पास स्टॉक्स है, ठीक है, जो भी हमारे पास स्टॉक्स हैं उनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस, उनका जो जिस भी क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली परफॉर्मेंस है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्राइस को डिक्टेट करता है।
अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी प्रॉफिट में, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है, स्टॉक प्राइस की वैल्यू है, वो प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर हम वहाँ पे किसी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है तो उसका प्राइस सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास प्राइस को मूव करने के लिए मेन मेन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इवेंट में क्या क्या आते हैं हमारे पास? सबसे पहले वॉर्स, इलेक्शन, पॉलिसी चेंजेस, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन मार्केट्स या डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इन सब के हमारे रिसेंट कोविड के बाद इन सब के हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, कोविड को इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, कोविड ग्लोबल एक लेवल पे था, तो वो एक अननोन इवेंट था। ठीक है, हमारे पास वो एक अननोन इवेंट था कि किसी भी तरीके से आ गया। बाकी सारे वॉर होते हैं वो सारे प्लान्ड होते हैं, इलेक्शन प्लान होते हैं, पॉलिसी चेंज भी प्लान होती है और सेंक्शन भी प्लान होते हैं। ठीक है, अगर किसी कंट्री, दो कंट्री के बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा है तो वो भी एक तरह से प्लान है। पैंडमिक एक प्लान्ड इवेंट नहीं रहता है, तो वो हम इसमें इग्नोर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली सर्टन इंसिडेंट या इवेंट्स हमारे पास प्राइस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन वो एक ब्लू मून इवेंट रहता है। ठीक है, बात आ जाती है, हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, इकोनॉमी में जियो पॉलिटिकल इवेंट। हमारे पास वॉर का, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इसराइल गाजा वॉर, ये सारी वॉर चल रही है। तो ये इम्पैक्ट करता है ऑयल। ठीक है, ऑयल को, मीन्स जितना ज़्यादा वॉर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑयल का कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, कंजप्शन का डिमांड और सप्लाई आपका इफेक्ट होता है किसी भी वॉर की वजह से। अगर मेजर कंट्री अगर ऑयल का प्रोड्यूसर है तो ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा। अगर उस वॉर में जो इन्वॉल्व कंट्री है वो ऑयल से इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ पे ऑयल का इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, एक इलेक्शन जो भी 4 ईयर 5 ईयर, यूएस के 4 ईयर में होते हैं, हमारे इंडिया के 5 ईयर में एक मेन इवेंट रहता है। ठीक है, एक तरह से 5 ईयर इवेंट है, तो वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी बड़ा प्राइस चेंजेस आता है। कोई भी कंट्री की पॉलिसी चेंज, जैसे हमारे पास रिसेंटली एग्जांपल है इंडिया के केस में, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम्स, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव्स का लॉन्च किया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत ज़बरदस्त मल्टीफोल्ड का ग्रोथ आया है उसकी वजह से। सैंक्शंस, यूएस जैसी कंट्री जिसके पास एक करेंसी पावर है, ठीक है, ग्लोबल पावर है, वो अपने इस पावर का अपने फेवर के लिए यूज़ करती है दूसरी कंट्री को सैंक्शन करने के लिए। जैसे ईरान अभी सैंक्शन में है और रशिया अभी पूरा सैंक्शन में है। उसके बाद डिप्लोमेटिक टेंशन, आप रिसेंट एग्जांपल देखोगे यूएस और चाइना के बीच में एक तरह से ट्रेड वॉर चल रही है। तो ये सारे इवेंट आपको एक मार्केट में प्राइस का मूवमेंट, सिग्निफिकेंटली मूवमेंट आपको इनिशिएट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट और स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बीच में अनसर्टेनिटी होगी उतनी वॉलेटिलिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा उतना ही गोल्ड और मेजर करेंसीज के बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, वॉर बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, हमारे गोल्ड या जो भी एक स्टेबल करेंसी रहती है, गोल्ड हो गया, यूएस डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, तो इन साइड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फेवर में रहती है। जैसे रशिया यूक्रेन का एक एग्जांपल देता हूँ। रशिया यूक्रेन का वॉर इनिशिएट हुआ तो विद इन 2 मंथ रूबल, रशियन करेंसी, रूबल को 80% डिप्रिशिएट कर दिया यूएस ने सैंक्शन की वजह से। ठीक है, तो अब करेंसी की वैल्यू उस कंट्री की गिरा दी, लेकिन अगर करेंसी कंट्री की गिर गई है तो उसकी जो स्टॉक मार्केट है या मार्केट मूवमेंट है वो भी उसी लेवल से, अगर करेंसी की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पे जितने भी एसेट है उन सब की वैल्यू गिर गई। तो यूएस के सैंक्शन की वजह से एक कंट्री के करेंसी को इम्पैक्ट करना और उसका जो इम्पैक्ट है हमारे उस कंट्री के सारे एसेट्स पे पड़ना, वो एक तरह से डिपेंड करता है कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो कितना सिग्निफिकेंट हुआ था। बाद में ये चीज़ रशिया ने प्ले आउट की कि उनका जो यूरोप पे ऑयल होगा, ऑयल और गैस का सिर्फ रूबल में लेंगे, तो उसका जो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला उसकी वजह से उनकी करेंसी स्टेबल होगी और वो वापस अपनी ट्रैक पे आ गई। इवन आफ्टर सैंक्शन जो करेंसी स्टेबल है और जो इकोनॉमिकल जो भी ग्रोथ हो रही है रशिया की वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत काबिल तारीफ है। ठीक है, इवन आफ्टर दिस यूएस सेंचर। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। मीन्स ये वाली चीज़ें बताने का ये है कि एक मार्केट में किसी कंट्री के रिलेशन, सैंक्शन, वॉर, पॉलिसी चेंजेस,
डिप्लोमेटिक टेंशन, ये सारी चीज़ें एक कंट्री के प्राइस को, मैं मार्केट के हिसाब से डिस्कस करूंगा कि मार्केट के प्राइस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है कोई भी चीज़। ये चीज़ें होगी मेन, ठीक है, जो टॉप पे आती है। उसके बाद आता है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉजिक क्या रहता है कि किसी भी प्राइस का, किसी भी एसेट का मूवमेंट डिमांड एंड सप्लाई पे आता है। लेकिन हमारे पास वहाँ पे न्यूज़ आ गई, कोई स्कीम आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, दूसरी कंट्री के सैंक्शन आ गए, वॉर आ गई, डिप्लोमेटिक टेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास उस पर्टिकुलर एसेट या उस कंट्री के एसेट का टोटल वैल्यू पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब जो सप्लाई डिमांड का है वो एक बेस है, मीन्स वो एक बेसिक है कि अगर सप्लाई डिमांड में इम्बैलेंस होगा तो प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या आता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, पैनिक सेलिंग, फोमो, बिग प्लेयर्स का जो मार्केट के प्राइस क्रिएटर होते हैं उनकी वजह से जो प्राइस के मूवमेंट को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो प्राइस को मूव ऊपर जाना है। अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई भी कम होगी तो वो प्राइस स्टेबल रहेगा। अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो प्राइस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तीन है। अब उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट होवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस है, डिमांड भी इक्वल टू सप्लाई, ये एक सिनेरियो है। जैसे ही किसी पर्टिकुलर सप्लाई को एग्जॉस्ट कर लेता है, ठीक है, मीन्स जो डिमांड किसी पर्टिकुलर लेवल पे सप्लाई को एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट कर लेती है, उसके बाद जो मूवमेंट आती है वहाँ पे क्या रहती है कि एकदम से सप्लाई का क्रंच आ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मूव आ जाता है। तो वो मूव कंसीडर होता है हमारे पास ब्रेकआउट में, उसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट। अब एक एक आती है पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग में क्या होती है कि मार्केट चल रहा है, डिमांड सप्लाई इक्वल है, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई और ये डिमांड यहाँ पे बिल्कुल कम हो गई और एकदम से सिर्फ सप्लाई सप्लाई आ गई, तो वहाँ पे आ जाती है हमारे पास पैनिक सेलिंग। जैसे कोविड के केस में, कोविड के केस में पार्टिसिपेशन को लगा था कि मार्केट कोलैप्स करेगा, जीरो हो गया, मींस एक तरह से लॉकडाउन की वजह से सारी ग्रोथ की एक्टिविटी थी, कंट्री की एक्टिविटी थी, वो जीरो हो गई। तो वहाँ पे हमारे पास पैनिक सेलिंग क्रिएट होती है, ठीक है। वो तो होगी बड़ी वाली पैनिक सेलिंग, लेकिन डे टू डे बेस पे भी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का एक बैलेंस। अब ये तीन एक कंडीशन है, तीन क्राइटेरिया है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस ऊपर मूव करेगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा। और इसको एक तरह से बोलोगे कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, ये भी प्राइस को स्टेबल रखेंगे। तो ये तीन जब भी इम्बैलेंस होते हैं तब भी उस डायरेक्शन में प्राइस को मूव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उस प्लेयर में मूव कर जाता है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि बिग प्लेयर जिनके पॉकेट बड़े हैं, वो जनरली क्या करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। प्राइस को अपनी डायरेक्शन में मूव करने के लिए वो ज़्यादा उस पर्टिकुलर लेवल पे एक डिमांड या सप्लाई को क्रिएट कर देते हैं और वहाँ से वो अपने प्राइस को अपने फेवर में मूव करा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नेक्स्ट टॉपिक जो फैक्टर है वो होता है मार्केट सेंटिमेंट और साइकोलॉजी, ठीक है। मार्केट सेंटिमेंट इन द सेंस कि जो करंट पार्टिसिपेशन है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा बायस है। जैसे कोविड के टाइम पे पूरा हमारे पास पैनिक सेलिंग आ गया था, मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था। वॉर के टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है। बजट के टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट प्लस में आ जाता है, मीन्स बहुत सारी उम्मीदें होती है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोकल कंजप्शन बढ़ेगा, तो इस तरीके से हमारे पास सेंटिमेंट शिफ्ट होता रहता है मार्केट की कंडीशंस की वजह से। और ऊपर से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में क्या क्या टर्म्स आती है कि पैनिक सेलिंग या फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये दो चीज़ें आती है जहाँ पे साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो और टर्म्स आ गए, फियर और ग्रीड। फियर में फोमो आ जाता है, ग्रीड में हमारे पास, ग्रीड में फोमो आता है, फियर में पैनिक सेलिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे पैनिक आता है, ग्रीड में फोमो आता है, ठीक है। न्यूज़, सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज़ रहेगी वो सारी चीज़ें, नेगेटिव न्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, तो ये न्यूज़ भी हमारे पास प्राइस को मूव करती है। सेंटिमेंट क्या है, बुलिश, बेयरिश, बाइस, जो भी है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम कि हमारे पास जैसे हमने बिग प्लेयर बात की है, अब वो बिग प्लेयर कौन कौन से, उसमें आ जाते हैं हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में क्या क्या आता है कि
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FIIDI। ठीक है, FIIDI हमारे पास सबसे सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, जब तक ये दोनों पोजीशन में हैं तब तक प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट करता है और उनकी डायरेक्शन मूव करने के लिए कोशिश करता है। नेक्स्ट चीज़ें आती हैं टेक्निकल एरर की वजह से। कभी कभी आपने सुना होगा बिग फैट फिंगर एरर। बिग फैट फिंगर एरर कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्डर ऐसे आ जाते हैं जो एक्सेप्शनल वॉल्यूम रहते हैं लेकिन वो इंटेंडेड नहीं होते। ठीक है, इंटेंडेड ऑर्डर नहीं होते और वो एक तरह से बिग वॉल्यूम में आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्राइस का मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, अब एरर और फैक्टर ये दो चीज़ें हैं। एरर में हमने डिस्कस किया कि एक एग्जांपल बिग फैट फिंगर का है। उसके बाद फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे पास ब्रेकआउट, हमने बात की ब्रेकआउट। उसके बाद कुछ टेक्निकल फैक्टर में हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेट करने लग गए हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम बिल्ड हो चुका है और अब यहाँ से बड़ा मूव आ सकता है। उसके बाद एल्गोरिदम ट्रेडिंग मीन्स करंटली क्या हो रहा है कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स प्ले आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट में जो रेंज ट्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, रेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा फेल होने लगी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल हो रही है और रेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम ट्रेड है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे पास प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, एरर हो गया एक, हमने एरर की बात की, ये एक सेपरेट एग्जांपल है। एरर की बात की, फैक्टर्स में क्या क्या आ गया हमारे पास, ब्रेकआउट एक अच्छे सिग्निफिकेंट सपोर्ट पे मार्केट है तो वहाँ पे सपोर्ट लेगी। कोई भी इंडिकेटर का क्रॉस ओवर हो गया या कि इंडिकेटर की कोई वैल्यू होगी इस तरीके से कि मोमेंटम बिल्ड हो गया, वहाँ पे प्राइस का सिग्निफिकेंट मूव होगा और वहाँ पे एक तरह से एल्गोरिदम ट्रेड जो हमारे पास चलते हैं उनकी वजह से भी प्राइस में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लिया हमने रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, हमारे पास क्वार्टरली अर्निंग अच्छी आई है, FII फ्लो है, RSI का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद हमारे पास उन्होंने एक न्यूज़ एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है कि 5G रोल आउट कर दिया। तो इतनी सारे हमारे पास क्या क्रिएट करते हैं, मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है, मार्केट सेंटिमेंट को कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव, बुलिश। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे पास मार्केट सेंटिमेंट बुलिश। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिग्निफिकेंटली बुलिश प्राइस मूवमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मीन्स ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम समरी, सिंपल डायरेक्टली ये पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या करती है, हमारे पास सेंटिमेंट डिक्टेट करती है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अर्निंग रिपोर्ट स्टॉक स्पेसिफिक रहता है, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही इम्पैक्ट होता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, वो आपका सेम जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो डिक्टेट डिक्टेट करता है। जनरली जो जियोपॉलिटिकल इवेंट मोस्टली नेगेटिव न्यूज़ के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है जनरली। और आपका बेसिक तो है ही कि डिमांड एंड सप्लाई ही आपका प्राइस मूवमेंट को करेगा। मार्केट सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद बड़े बड़े ऑर्डर्स आपका प्राइस मूवमेंट करते हैं। टेक्निकल ट्रिगर आपके इंडिकेटर बेस जो आपको उस प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो प्राइस को मूव कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वाई प्राइस मूव, हाउ प्राइस मूव एंड हाउ मच इट कैन मूव, मीन्स एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड पता होना चाहिए आपको उस चीज़ का, एक्सटेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्राइस कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है और कितना मूव कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर थे, न्यूज़ बेस्ड, जियोपॉलिटिकल बेस्ड, वॉर बेस्ड, डिमांड सप्लाई, FII DI, ये सारे आपके मार्केट मूव करते हैं, आपके प्राइस मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया सिक्स्थ और सेवन्थ कंबाइंड चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।